ओके सर, तो सीक्रेट इन्वेजन का एपिसोड 2 आ गया। और जैसा लास्ट वीडियो के लास्ट में मैंने बोला ही था कि चीज़ें और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, तो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। एपिसोड में वैसे बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं दिखाया गया, बट सच्ची बता रहा हूँ जितना दिखाया गया वो बहुत ही जहर है। वीडियो में समझ स्टार्ट होता है 2 फ्लैशबैक्स के साथ। सबसे पहले 1995 दिखाते हैं, जहाँ पर वही सब दिखाया जाता है अपने को जो लास्ट वीडियो में मैं कवर कर चुका हूँ कि कैसे स्क्रल्स लोग अपनी अर्थ पे आए थे और फिर निक फ्यूरी एंड स्क्रल्स आपस में दोस्त बन गए थे। स्पेशली टैलोस, ये इसका खास वाला दोस्त बन गया था और निक फ्यूरी ने प्रॉमिस किया था टैलोस को कि ये उनकी हेल्प करेगा। वही सब 30 साल पुरानी वाली बातें। बट फिर अपने को दिखाते हैं 1997, 2 साल बाद, जहाँ पर अपन ग्रेविक को देखते हैं जब ये छोटा था। इसको लास्ट एपिसोड से पता ही होगा, इस सीरीज का विलेन जिसने मारिया को मारा। जनता माफ नहीं करेगी ससुरे तुमको। वेल, यहाँ पर एक लेडी ग्रेविक को लेके आती है जिसका नेम होता है वेरा या वारा। इसका खास रोल होने वाला है सीरीज में। ये बताती है फ्यूरी को कि ग्रेविक ये बहुत स्ट्रांग है, इसके पेरेंट्स को लास्ट क्री वॉर में क्री लोगों ने मार दिया था, तो ये अकेले उन सब क्रीज के बीच में से बचा के अपनी अर्थ पे आ गया, बाकी सभी स्कल्स के साथ, जिससे समझ जाओ कि ये काफ़ी स्मार्ट भी होता है। तो निक इसको और बाकी स्कल्स को अपनी छोटी सी गैंग में शामिल कर लेता है और ये एक स्पीच देता है तगड़ी सी, जिसमें ये सभी स्कल्स से रिक्वेस्ट करता है कि आपको कुछ सालों तक ह्यूमन का फेस लेके छुप के रहना होगा अर्थ पे ही, और ह्यूमंस की हेल्प करनी पड़ेगी। और बदले में मेन टाइम में फ्यूरी एंड कैप्टन मार्वल ये दोनों इन सब के लिए एक नया सा घर ढूंढेंगे। वही चीज़ कि आप हमारी हेल्प करो, हम आपकी हेल्प करेंगे। बट झूठे मक्कार थे ससुरे दोनों, घंटा कुछ नहीं किया। 30 साल बीत गए और अभी तक लटका के रखा है सबको। ये शब्द तो मेरे हैं, बट ऐसे ही कुछ सोच रखता है ये ग्रेविक। तभी इसने ठान लिया होता है कि अर्थ को ये अपना घर बनाएगा, नया घर। और फ्यूरी की जो स्पीच थी, जो कि नॉर्मल सी लग रही होगी, बट थोड़ा सा अगर दिमाग खोल के सोचो तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये सब कुछ 30 साल पहले हुआ था, बोले तो फर्स्ट आयरन मैन मूवी के भी पहले। और फ्यूरी ने सभी अपने साथी स्कल्स को एजेंट बना दिया था, काम पे लगा दिया था। तो अब अपने को कोई आइडिया भी नहीं है कि मार्वल हिस्ट्री में कौन कौन रियल था, कौन कौन फेक। कोई भी स्कल हो सकता था। जैसे फार फ्रॉम होम में अपने को दिखाया गया था कि पूरी मूवी लग रहा था कि यहाँ पर निक फ्यूरी एंड मारिया हिल हैं, जबकि वो दोनों के दोनों स्कल्स थे। तो ऐसा और कितनी जगह हुआ होगा, कुछ आइडिया नहीं है। खैर, इसके आगे अपने को वही सीन दिखाते हैं जहाँ पर ग्रेविक ने बॉम्ब्स फोड़ दिए थे और चारों तरफ तबाही मच गई थी। तो ग्रेविक लोग ये सब भाग गए थे, बट इनका एक बंदा पकड़ लिया गया था। रशियन पुलिस वाले उसको लेके चले गए थे और फ्यूरी इसको अपने साथ टैलोस लेके चला गया था। और यहाँ पर बोल सकते हो कि इस पूरे कांड की वजह से पूरे रशिया में निक फ्यूरी ये वांटेड हो गया था, क्योंकि पॉपुलर तो है ही ये, और जहाँ पर था ये वहीं पर एग्जैक्टली बॉम्ब फूट गए। तो शक की निगरानी में सबसे पहला नाम इसी का आया, निकोलस फ्यूरी। इसीलिए भी इसको छुप के रहना पड़ता है, क्योंकि रशियन गवर्नमेंट इसको ढूंढ रही होती है। पहले तो टैलोस इसको बचा लेता है, खूबसूरत महिला बन के सामने आता है और पुलिस वालों को दूर कर देता है। और फिर इसके बाद अपने को काफ़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन दिखाते हैं टैलोस के बीच और फ्यूरी के बीच। इसमें फ्यूरी एक गेम के बारे में बताता है जो ये छोटे में खेलता था अपनी माँ के साथ। गेम का नेम था टेल मी समथिंग आई डोंट नो, जिसमें वही चीज़ बतानी होती है जो सामने वाले को ना पता हो, ऑब्वियसली। तो यही गेम ये टैलोस के साथ खेलता है कि टेल मी समथिंग आई डोंट नो। तो टैलोस यहाँ पर बड़े वाले राज खोलता है। पहले तो ये वही ओल्ड स्टोरी बताता है कि क्री लोगों ने इसके लोगों पे अटैक कर दिया था, बहुत से स्कल्स मारे गए थे, बट फिर बाद में इन सबके पास छुपने की जब जगह नहीं बची थी पूरे यूनिवर्स में, तो वो सबके सब यहाँ पर आ गए थे। यहाँ से इसका मतलब था अर्थ पे। तो बोले तो सिर्फ गिनती के स्कल्स यहाँ पर नहीं आए होते, जैसा फ्यूरी को लग रहा था। यहाँ पर लिटरली 10-12 लाख स्कल्स थे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो ह्यूमंस के बीच में छुप के रह रहे थे। और ऑब्वियसली इतने सारे स्कल्स का कोई कंट्रोल कर भी नहीं सकता, क्योंकि उनकी पावर्स ही ऐसी है, कब कौन क्या बन जाए किसी को पता ही नहीं। तो यहाँ पर ये कोई छोटा मोटा इन्वेजन नहीं होता जैसा अपन समझ रहे थे, ये बहुत बड़ा वाला इन्वेजन होता है। और फ्यूरी ये चीज़ सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इसके दोस्त टैलोस, इसने इससे झूठ बोला, बात छुपाई, एंड सेकेंड ऑफ ऑल इसको पता भी नहीं होता कि अब कैसे हैंडल करें सिचुएशन को। टैलोस यहाँ पर सजेशन देता है फ्यूरी को कि कोई ऐसा रास्ता ढूंढो जिससे ह्यूमंस एंड स्कल्स साथ में हंसी खुशी अर्थ पे रह सकें। बट फ्यूरी एकदम फैक्ट वाली चीज़ बोलता है इसको कि यहाँ ह्यूमंस तो आपस में साथ में रह नहीं पा रहे और तुम एलियंस के साथ रहने की बात कर रहे हो। वाह, एकदम सटीक डायलॉग था ये। और फिर ये गुस्से में टैलोस को भी यहाँ से भगा देता है। एंड फिर ये जाता है मारिया हिल की मॉम से मिलने, जो कि ऑब्वियसली सदमे में होती हैं अपनी बेटी की मौत की खबर सुन के। ये लोग अपनी पूरी पॉलिटिकल पावर का यूज़ करके मारिया की बॉडी को रशियंस लोगों से छोड़ा के यूएस में ले आ चुके होते हैं। और यहाँ पर फ्यूरी सब कुछ एक्सेप्ट करता है और सब कुछ सच सच बता देता है कि क्या हुआ था। ये कबूल भी कर लेता है कि इसी की वजह से मारिया हिल की जान गई। ये लोग वॉर के बीच में थे, बट ये मारिया को वहाँ पर बचा नहीं पाया। और इसकी मॉम बोलती भी हैं कि जो भी हो चुका हो, मारिया की मौत को वेस्ट मत होने देना, बदला लेके आना। जो कि सबको पता है कि फ्यूरी तो बदला लेगा ही। हिज निक फ्यूरी आफ्टर ऑल। एवेंजर्स टीम बनाई थी इसने, मजाक थोड़ी ना है कोई। नाउ अब अपने को बहुत बड़ी चीज़ पता चलती है कि स्क्रल्स ये लिटरली अपनी अर्थ को कंट्रोल कर रहे होते हैं, क्योंकि इन सब ने ऐसी पोजीशंस पकड़ ली होती है जिससे ये ह्यूमन सोसाइटी को कायदे से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे अमेरिकन न्यूज स्टेशन के एंकर, नाटो का सेक्रेटरी जनरल और इवन यूके की प्राइम मिनिस्टर, ये सब के सब स्क्रल्स होते हैं। तो समझ जाओ कि कितनी ज़्यादा पॉलिटिकल पावर्स हैं इनके पास। और इतना तो सिर्फ अपने को दिखाया गया है, और कितने छुपे होंगे ये तो पता भी नहीं है। और इसके जस्ट बाद अपने को एक मीटिंग दिखाते हैं, काउंसिल मीटिंग, इन्हीं हायर पावर वाले स्क्रल्स के बीच में, जहाँ पर बिना मर्जी के ग्रेविक भी आ चुका होता है। तो यहाँ इस काउंसिल में और भी स्क्रल्स थे, जैसे एक लेडी थी शर्ली करके, जिसकी पोजीशन तो पता नहीं, बट बातों से समझ में आ रहा होता है कि इसकी कोई अच्छी खासी पोस्ट होगी।
और ऐसे ये कोरियन बंदा होता है, शायद ये कोई रिच बिजनेसमैन टाइप हो क्योंकि पैसे में भी पावर होती है। बट यहाँ इनकी मीटिंग सिर्फ इसलिए होती है ताकि ये ग्रेविक को पनिश कर सकें, क्योंकि उसने जो कांड किया होता है मॉस्को में, उसकी वजह से 2000 से ज़्यादा ह्यूमंस की मौत हो चुकी होती है। यहाँ से ये भी पता चलता है कि सभी स्कल्स बुरे नहीं होते ग्रेविक की तरह। जैसे शर्ली और जनरल, ये सब ह्यूमंस के बीच में छुप के तो रहते हैं, बट ये ह्यूमंस का बुरा नहीं चाहते। और वहीं अदर साइड में होता है ये ग्रेविक, प्योर ईविल। ये इन सबको यहाँ पर याद दिलाता है कि इनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ था जो कि निक फ्यूरी ने किया। इन सबको अबैंडन करके चला गया वो, तो इसीलिए इसको अर्थ चाहिए थी और ये रुकने वाला भी नहीं था। ये साफ साफ बोल देता है। यहाँ पर जनरल बोलता भी है कि एवेंजर्स अगर वापस आ गए तो क्या करेंगे हम। तो ग्रेविक के अकॉर्डिंग उसके पास इस चीज़ का भी प्लान होता है, सब कुछ सोच समझ के कर रहा होता है वो। और फिर उसने यूके की प्राइम मिनिस्टर को अपनी तरफ कर लिया था जो साथ में बैठी थी इसके, तो उसका यूज़ करके ये अपने आप को इस स्क्रल काउंसिल का न्यूज़ जनरल बना लेता है। बोले तो स्क्रल्स का नया बॉस बन जाता है और जो इसके अगेंस्ट खड़ा हो रहा था उसको तुरंत शांत भी कर देता था। बस ये सिर्फ शर्ली को यहाँ से जाने को देता है, उस पर थोड़ी सी दया दिखा देता है और वो तुरंत बाहर जाके टैलोस को एक खबर दे देती है कि ग्रेविक ये नया जनरल बन गया है। और वो बोलता है कि मेरी ग्रेविक के साथ एक मीटिंग फिक्स करवाओ अकेले में, जो कि आने वाले एपिसोड में अपने को देखने को मिलेगी। फिलहाल ग्रेविक ये वापस आता है अपने अड्डे पे, जहाँ सब इसका स्वागत सत्कार करते हैं क्योंकि नया नया जनरल बना होता है। बट इसी बीच में अपने बंदे को कुछ बोलता है, जो कि गाया ये चुपके से देख लेती है और उसको फॉलो भी करती है। और वो बंदा जाता है एक सीक्रेट सी लैब में। यहाँ पर 2 साइंटिस्ट वर्क करते हुए दिखते हैं किसी मिस्टीरियस डीएनए पे, और मेन चीज़ होती है एक बड़ी सी मशीन। ये क्या चीज़ है भी आगे बताऊंगा, पर यहाँ पर इनकी कॉन्वर्सेशन सुन के इतना तो पता चल जाता है कि ग्रेविक एंड पैगॉन, वही बंदा, ये किसी चीज़ को ढूंढ रहे होते हैं जिसको ये बोलते हैं दी हार्वेस्ट, जो कि इन साइंटिस्ट को चाहिए होती है। और अभी तक इनका जो भी एक्सपेरिमेंट होता है मशीन एंड डीएनए वाला, वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा होता, तभी इनको हार्वेस्ट चाहिए था। यहाँ जो फीमेल साइंटिस्ट होती है इसका नेम होता है डॉक्टर रोजा डेल्टन। ये एकदम ओरिजिनल कैरेक्टर है, बोले तो कॉमिक्स में इसका कोई भी रेफरेंस या कोई भी रोल नहीं है, तो इसलिए मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली ये कौन है। एनीवे, अब अपने को दिखाते हैं कर्नल जेम्स रोड्स को, अपने रोडी को, जिसको लंदन में इंटरनेशनल मीटिंग में बुलाया जाता है जो कि फ्यूरी को लेके होती है। यहाँ पर दुनिया भर के पॉलिटिशियंस आए थे और रोड्स की जगह पर भी बुलाया तो गया था यूएस प्रेसिडेंट को। बट लास्ट एपिसोड में जैसा याद होगा अपन ने देखा था कि प्रेसिडेंट ने रोड्स को बोला था कि ये मैटर तुम समझाओ, और इससे एक ही सवाल पूछा जाता है यूएस गवर्नमेंट एजेंट निक फ्यूरी ये रशिया में क्या कर रहा था। सबका यही मानना था कि उस रशियन बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे फ्यूरी का ही हाथ था। बट कर्नल रोड सबसे बोलता है कि फ्यूरी एंड मारिया हिल रशिया में बस घूमने के लिए गए थे और कुछ नहीं। यहाँ पर इस पॉइंट पे ये फ्यूरी को नहीं बल्कि यूएस गवर्नमेंट को बचा रहा होता है, पक्का वाला पॉलिटिशियन बन गया होता है ये। बट यहीं पर एक सीन में रोड से चुपके से एक लेडी को लेके बोलता है कि अगर इसने एक बार और तेवर दिखाए तो ये अपना वॉर मशीन वाला सूट लेके इसको उड़ा देगा। तो एटलीस्ट इससे ये तो प्रूफ हो जाता है कि चलो अभी भी इसके पास वो सूट है, और क्या पता आने वाले एपिसोड्स में देखने को भी मिले अपने वॉर मशीन वाले लुक में ये। खैर यहाँ से निकलने के बाद फ्यूरी इसको कांटेक्ट करता है और अकेले मिलने को बुलाता है, तो ये दोनों आपस में मिलते हैं। इस मोमेंट में फ्यूरी के पास एक ही दोस्त बचा था, यही रोड्स। टैलोस को तो इसने भगा दिया था और फ्यूरी इस मोमेंट पे किसी पे भी भरोसा नहीं कर रहा था, इवन ये रोडी के बॉडीगार्ड पे भी शक कर रहा था। बट ये मीटिंग जैसी इसने सोची थी वैसी बिल्कुल नहीं जाती। ये रोड से हेल्प मांगता और सरप्राइजिंगली रोड्स को स्क्रल के बारे में भी पता था, बट वो इतना सीरियस नहीं था। लेकिन फ्यूरी जब उसको बताता है कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है क्योंकि स्क्रल्स ऑलरेडी इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं ह्यूमंस के बीच में, तो तब भी रोडी इसको हल्के में लेता है। इवन लास्ट में निक फ्यूरी को यूएस एजेंट की पोस्ट से फायर भी कर देता है और फ्यूरी मस्त डायलॉग मार के निकल लेता है। I'm Nick Fury. Even when I'm out, I'm in. यहाँ पर साफ साफ अपन देख सकते हैं कि दाल में कुछ काला तो जरूर है। मोस्ट प्रोबेबली कर्नल रोड्स ये भी एक स्क्रल ही होगा। जिस तरह से ये बात कर रहा था पूरी डिसरिस्पेक्ट के साथ, काफी वियर्ड था ये। शायद फ्यूरी भी इस चीज को नोटिस कर रहा हो, कंफर्म तो नहीं है बट हो सकता है। और एक चीज और है जिससे ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि रोड्स यहाँ पर ये फ्यूरी को निक कह के बुलाता है, जो कि फर्स्ट थॉट में तो इतना वियर्ड नहीं लगता। बट कैप्टन मार्वल मूवी में फ्यूरी ने साफ साफ बोला था कि इसको कोई भी फर्स्ट नेम से नहीं बुलाता, सब इसको फ्यूरी करके बोलते हैं। Nicholas Joseph Fury. You have 3 names? Everybody calls me Fury. Not Nicholas, not Joseph, not Nick. Just Fury. तो हाँ, हो सकता है कि रोड्स ये भी एक स्क्रल हो। एनीवे, अब इस मोमेंट पे आता है सबसे इम्पोर्टेंट सीन, जहाँ पर गाया रिसर्च करती है चुपके से कि आखिर ग्रेविक ये क्या करना चाह रहा है उस मशीन के साथ। तो डेटा वगैरह चेक करती है जिसमें अपन कुछ क्रिएचर्स के डीएनए सैंपल्स की डिटेल देखते हैं। यहाँ पर 4 क्रिएचर्स शो होते हैं। सबसे पहले ग्रूट, जिसको तो सब जानते ही होंगे, ये जब अर्थ पे आया था एंड गेम एंड इन्फिनिटी वॉर के टाइम पे, तब इसका डीएनए सैंपल मिला होगा। सेकंड होता है फ्रॉस्ट बीस्ट, ये दिखाए गए थे थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी में। ये बर्फ वाले क्रिएचर्स थे, इनका सैंपल कैसे मिला ये तो मुझे पता नहीं। थर्ड होता है कल ऑब्सीडियन, इससे तो अच्छे से वाकिफ हो गए, ये ब्लैक ऑर्डर टीम का मेंबर होता है। ब्लैक ऑर्डर वही जो थैनोस के साथ थे, जिन्होंने इन्फिनिटी वॉर के टाइम पे अर्थ पे अटैक किया था, तो उसी में कल ऑब्सीडियन भी था, बड़ा सा राक्षस टाइप। और याद होगा जब वॉन्ग ने पोर्टल खोल के इसको कहीं और भेज दिया था तो इसका हाथ यहीं पर छूट गया था, तो उसी हाथ से इनको डीएनए मिल गया। और लास्ट डीएनए सैंपल होता है एक्सट्रीमिस्ट का। ये थे आयरन मैन 3 के विलेंस, जिनकी पावर्स थी कि वो अपनी बॉडी को रीजनरेट कर लेते थे और आग वगैरह तो निकालते ही थे।
तो ये सब जो डिटेल्स होती हैं डीएनए सैंपल की, तो यही एक्सपेरिमेंट होता है उन साइंटिस्ट का। स्क्रल्स के साथ ये सीन होता है कि वो किसी का भी रूप ले सकते हैं बट किसी की पावर्स को कॉपी नहीं कर सकते, बट उस मशीन का यूज़ करके और उन क्रिएचर्स के डीएनए का यूज़ करके स्क्रल्स के अंदर भी सेम पावर्स आ जाएंगी। अभी तो एक्सपेरिमेंट काम नहीं करता बट फ्यूचर में करेगा, क्योंकि अपन ट्रेलर में देख ही चुके हैं जहाँ पर ग्रेविक एक रूट की पावर का यूज़ कर रहा होता है। और कॉमिक्स की अगर बात करें तो वहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम हुआ था। एक्सपेरिमेंट के बाद एक स्क्रल ने फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम की पावर्स यूज़ करी थी और बाद में एक सुपर स्क्रल और आया था जिसके पास वुल्वरीन, साइबॉर्ग और अदर एक्सपेंस इन सब की पावर भी थी। तभी कॉमिक्स में सीक्रेट इन्वेजन ये बहुत बड़ा वाला कांड था, छोटा मोटा नहीं था। और सीरीज में भी अब इसको हल्का समझने की गलती मत करना, क्योंकि ये डीएनए सैंपल देख के समझ जाओ कि ग्रेविक के प्लान्स यहाँ पर और भी डेंजरस होते हैं। ये स्क्रल्स को सुपर स्क्रल्स बनाने वाला होता है, तो अभी मजा आएगा वीडियो। वेल इस साइड मॉस्को में अब अपने को दिखाते हैं वही MI6 एजेंट सोनिया को। ये MI6 ये मिशन इम्पॉसिबल 6 नहीं है, इसका मतलब होता है मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 6। ये यूएस गवर्नमेंट की सीक्रेट इंटेलिजेंस टीम होती है। तो सोनिया यहाँ पर आती है टॉर्चर करने के लिए उसी स्क्रल को जो विस्फोट में उठाया गया था, रशिया वालों ने पकड़ लिया था जिसको। तो सबसे पहले ये उसकी उंगली काट के चेक करती है कि वो स्क्रल है कि नहीं। यहाँ से समझ में आ जाता है कि भैया ये महिला बहुत डेंजरस है, इससे दूरी बना के चलना। और ये उसकी बॉडी में कुछ इंजेक्ट करती है फिर, जिससे उसका ब्लड बॉयल होने लगता है। तो टू मच पेन की वजह से वो फाइनली बता देता है। वैसे उसको ग्रेविक के बारे में तो कुछ पता नहीं था, तो वो उसके बारे में तो कुछ नहीं बताता, बट वो ये बता देता है कि हमारे पास एक साइंटिस्ट है जो कि एक मशीन बना रही है जिससे ये लोग और स्ट्रांग हो सके, स्क्रल्स लोग। ये साइंटिस्ट का नेम भी बता देता है। बट इस बीच जब ये सब हो रहा था, अदर साइड में ग्रेविक अपने लोगों के साथ, जिसमें गाया भी थी, ये यहीं पर अटैक कर देता है इसी जगह पे और सबको मारने लगता है। हालांकि वो सोनिया यहाँ से भाग जाती है मौका देख के। और बैकग्राउंड में अपन देखते हैं कि गाया चुपके से पीछे जाती है और किसी को कॉल करती है, रशियन में कुछ बोलती है तो पता नहीं चलता क्या है, लेकिन फिर वापस आ जाती है। और ग्रेविक लोग ये सबको मार डालते हैं और अपने बंदे को उठा के यहाँ से निकल लेते हैं। बट ये देखते हैं कि इनके सीक्रेट अड्डे पे पुलिस होती है, जो कि वियर्ड होता है। तो शायद गाया ने जो कॉल करी थी पहले वो पुलिस को ही करी होगी। और थ्रू आउट द एपिसोड अपने को गाया को बस एक स्क्रल सोल्जर की तरह दिखाया है। ज़्यादा कुछ बोलती भी नहीं है, बट इतना क्लियर ज़रूर होता है कि ये मन ही मन कुछ प्लान ज़रूर कर रही है। लास्ट टाइम तो इसने अपने फादर की हेल्प भी करी थी, लेकिन वहाँ पर चीज़ें थोड़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी, कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई थी। तो इस वजह से अभी अकेले ही कोई प्लान बना रही होती है और आगे जाके इसका रोल भी अच्छा वाला होगा आई थिंक। वेल यहाँ पर ग्रेविक जो अपने बंदे को रेस्क्यू करके लाया था उसको तुरंत मार डालता है, क्योंकि उसने एक तरीके से इन सबको धोखा दिया था। ग्रेविक जानता था उसने सोनिया को कोई ना कोई चीज़ बता दी होगी, तो इस वजह से उसको मारना पड़ा और कोई रास्ता नहीं था इनके पास। एंड आई थिंक यहाँ पर ग्रेविक इसको गाया पे भी थोड़ा बहुत शक हो चुका है, जिस तरह उसको देखता है और उससे बात करता है और हमेशा उसी को अपने साथ लेके जाता है बॉडीगार्ड की तरह। तो हो सकता है कि मे भी उस पर फुल्ली ट्रस्ट ना करता हो, क्योंकि वो टैलोस की बेटी है, इसके दुश्मन की। एनीवे अब यहाँ पर आता है एपिसोड का एंडिंग सीन, जिसने सबके होश उड़ा दिए सच में। अपन निक फ्यूरी को देखते हैं, ये एक छुपी हुई कार उठाता है और फिर एक जगह जाता है घर में। यहाँ पर पहले अंदर अपने को एक स्क्रल लेडी दिखाते हैं जो खाना बना रही होती है, और इसी मोमेंट में फ्यूरी इस घर के अंदर आता है। ये घर की डेकोरेशन को देख के काफ़ी शॉक होता है, तो इस हिसाब से कह सकते हो कि यहाँ पर बहुत दिनों बाद आ रहा होगा या फिर सालों बाद। बट जब ये उस लेडी से मिलता है तो वो ह्यूमन फॉर्म में होती है, अब वो स्क्रल नहीं होती, और वो इससे बोलते हैं कि तुम कुछ भूल रहे हो। तो ये वेडिंग रिंग लेके आता है और फिर अपना बिजनेस करता है। तो ये लेडी और कोई नहीं बल्कि निक फ्यूरी की वाइफ होती है, वाइफी, जो कि बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। इसका नेम होता है प्रिसिला फ्यूरी। किसी को भी नहीं पता था कि फ्यूरी मैरिड है। हालांकि इसने एक बार पास्ट में अपनी वाइफ को मेंशन किया था, सिर्फ एक बार, कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में, जहाँ पर ये स्टीव के घर में छुपा था, क्योंकि इसका कहना था कि इसकी वाइफ ने इसको घर से भगा दिया। उस टाइम पर तो लग रहा था कि ये बस एक जोक था, बट अभी जाके पता चला कि इसकी सच में वाइफ होती है। बट अब सोचने वाली चीज़ ये है कि क्या फ्यूरी को पता है कि इसकी वाइफ प्रिसिला ये एक स्क्रल है, क्योंकि जैसे ही घर में आया था तो वो स्क्रल से ह्यूमन बन गई थी। और एक और चीज़ है कि एपिसोड के स्टार्ट में जो अपने को स्क्रल लेडी दिखाई गई थी वेरा नेम से, तो आई थिंक और शायद सच है ये कि वो वेरा और ये प्रिसिला ये दोनों सेम स्क्रल होती हैं। मतलब फ्यूरी इस वेरा को बहुत पहले से जानता है, और ये दोनों मैरिड कब से हैं ये तो पता नहीं, बट इसकी हिंट ज़रूर दी गई है। वेरा इसको जब फर्स्ट टाइम दिखाया गया था तो इसके हाथ में एक रिंग थी, वेडिंग रिंग आई गेस, उस पर फोकस भी किया गया था। तो शायद तब से बोले तो 1990s के टाइम से ही ये दोनों रिलेशनशिप में हो। कंफर्म नहीं है बट पॉसिबल ज़रूर है। तो अब जाके समझ में आया कि आखिर फ्यूरी को स्क्रल से इतना लगाव क्यों था। लड़की का चक्कर बाबू भैया। तो अगेन वही चीज़ बोलनी पड़ेगी कि स्टोरी हम जितनी सोच रहे थे उससे कई ज़्यादा सीरियस एंड डीप है, क्योंकि फ्यूरी के लिए स्क्रल्स ये सिर्फ एलियंस नहीं है, अभी इसका पर्सनल मैटर बन चुका है। लेकिन इस चीज़ से कोई आंसर्स नहीं मिले, बल्कि और क्वेश्चंस क्रिएट हो गए कि अगर इसकी बीवी अर्थ पे थी तो इस ससुरा स्पेस में क्या करने गया था। हो सकता है कि कभी चाहता ही ना हो कि स्क्रल्स को उनका घर मिले। मे बी इसकी बीवी से छूट जाएगी, जुदा हो जाएगी इस वजह से। ऐसा वैसे होने तो नहीं वाला, क्योंकि टू मच बॉलीवुड टाइप हो गया। बट जो भी हो, आंसर्स तो अपने को आने वाले एपिसोड में मिल ही जाएंगे होपफुली। वेल एपिसोड में और कुछ नहीं था, अगेन नो क्रेडिट सीन। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। कमेंट में मुझे बताना कि ये बीवी वाली न्यूज़ शॉकिंग थी आपके लिए कि नहीं, और कोई थ्योरीज वगैरह माइंड में हो तो वो भी मुझे बता देना। बाकी वीडियो में कुछ भी पसंद आ गया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, इंटरेस्ट यू नहीं किया तो शर्मा मत, अभी भी मौका है, कर दो।